सही है। ठीक है। आज से करंट अफेयर्स के संबंध में मैंने आप लोगों से कहा था कि करंट अफेयर्स को 2 से 3 भागों में तोड़ करके देखेंगे, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली अलग अलग पार्ट्स में। आज जो हमारे करंट अफेयर्स का जो मुद्दा है, जो पहला मुद्दा है हमारे करंट अफेयर्स का, ठीक, उसमें पहला मुद्दा हमारा पॉलिटिकली है, राजनैतिक करंट अफेयर्स है। ध्यान रखेंगे, राजनैतिक समसामयिकी मुद्दा है। अच्छा, राजनैतिक समसामयिकी मुद्दा में 3 पार्ट्स में राजनीतिक समसामयिकी मुद्दा को हम लोग समझेंगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ वन लाइनर नहीं जाना है, मेरा उद्देश्य है कि आप उसको मेंस के रूप में भी देख सकते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। इस बार अगर देखे होंगे ऐसे में भी, तो एक प्रश्न पूछा गया है महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण से जो राजनीतिक रूप से जोड़ा गया है, ठीक है, और वह नारी शक्ति बंधन अधिनियम से प्रश्न जुड़ा हुआ था। क्लियर? तो 3 बातें इसमें समझ लीजिए कि राजनीतिक समसामयिकी में हमें 3 टॉपिक पढ़ना है, 3 से 4 भागों में। पहला जो हमको टॉपिक पढ़ना है वह संसद द्वारा बनाए गए कानून है। संसद द्वारा बनाए गए कानून है। एक तो इस रूप में हमको देखना है कि संसद ने हाल के दौर में, यानी कि 2023 से लेकर के वर्तमान समय तक कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए हैं, पहला। दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन कौन से निर्णय दिए गए हैं हालिया दिनों में, कौन से महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को एक साथ देख लेंगे, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को एक साथ पढ़ेंगे। चुनाव सुधार की दिशा में कौन से कार्य, चुनाव और चुनाव सुधार की दिशा में हाल के दिनों में कौन कौन से कार्यक्रम हुए हैं, चुनाव सुधार को एक साथ देख लेंगे, चुनावी घटनाक्रम को। और चौथा जो देखेंगे, राज्य के द्वारा हालिया घटनाक्रम, राज्य में राजनीतिक हालिया घटनाक्रम क्या हुआ है। जैसे उत्तराखंड सरकार द्वारा यूसीसी को लागू किया गया है, तो उस राज्य के संबंध में देख लेंगे। बिहार सरकार द्वारा क्या प्रबंध किए गए, हालिया में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसमें आपने गौर किया होगा तो विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ये जो घटनाक्रम है, इस प्रकार का राजनीतिक घटनाक्रम राज्यवार, चाहे कर्नाटक वाला मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो या अन्य भी मुद्दा हो, वह एक साथ देखेंगे। इससे आपकी लेखन शैली भी सुदृढ़ हो जाएगी और साथ साथ जो एक समस्या थी लिंक करने वाली समस्या, कि हमें लिंक करने नहीं आ रहा है, उस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। इसलिए मैं पहले जो चर्चा कर रहा हूं वह संसद द्वारा बनाए गए कानून की चर्चा कर रहा हूं। ऐसे तो संसद ने बहुत सारे कानून बनाए हैं, चाहे सिनेमेटोग्राफी कानून हो जिसमें 3 साल से 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया हो, चाहे व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा अधिनियम जारी करना हो, चाहे वह भारतीय न्याय संहिता पारित करना हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जारी करना हो, ऐसे कई सारे अधिनियम संसद द्वारा बनाए गए। लेकिन सारे अधिनियम की चर्चा संभव नहीं हो सकती और जो इंपॉर्टेंट है हम उसी की बात कर रहे हैं। संसद ने हाल के दौर में कई अधिनियम पारित किए हैं, कई अधिनियम पारित किए हैं जो पूरे भारतीय व्यवस्था को, भारत में एक नई स्थिति उत्पन्न कर रही है। नई स्थिति कहने का मतलब, मेरा मतलब हुआ कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के माध्यम से क्या मैं इसे मान के चलूं कि भारत पश्चिमीकरण से भारतीयकरण की ओर बदलता जा रहा है? क्या मैं इसे मान के चलूं कि औपनिवेशिक व्यवस्था से भारतीयकरण को बढ़ावा मिल रहा है? या मैं इसे मान के चलूं कि भारत द्वारा बनाया गया पीएनएस कानून, पीएनएसएस कानून जो है वह आपको समावेशी, समानता, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय को स्थापित करने की एक स्थिति दिखाई देती है? इस रूप में आपको दिखना चाहिए। संसद के द्वारा
इस संबंध में कई कानून बनाए गए। जो महत्वपूर्ण कानून की मैं चर्चा कर रहा हूं, सारे कानून का उल्लेख संभव नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण कानून में पहला जो आपको दिखाई देगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो इंपॉर्टेंट एक दिखता है। दूसरा जो कानून है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अतिरिक्त, दूसरा जो कानून है आनंद विवाह अधिनियम। आनंद विवाह अधिनियम ये भी चर्चा में रहा है, आनंद विवाह अधिनियम। तीसरा जो कानून आपको देखेंगे इस संबंध में, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता। चौथा जो कानून देखेंगे आप, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और चौथा जो अधिनियम देखेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके अतिरिक्त और भी है। हाल ही में संसद द्वारा बनाए गए कानून तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाल ही में कैबिनेट के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था, और प्रस्ताव था राजकोषीय प्रबंधन को लेकर के। राजकोषीय प्रबंधन को लेकर के भी एक प्रस्ताव था, और प्रस्ताव यह था कि उसमें राज्यों के कर लेने की सीमा को नियंत्रित किया गया था इस प्रस्ताव के तहत। यही कारण है कि केरल ने सुप्रीम कोर्ट में इसके प्रति इसके खिलाफ याचिका भी दायर की थी। इसीलिए कुछ अधिनियम इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक और अधिनियम है हाल ही में, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। अभी हाल ही में चर्चा में था, और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम भी पारित किया गया है। पुनर्गठन अधिनियम भी पारित किया गया है। तो है क्या ये सभी, इसकी विशेषताएं क्या है, और किस रूप से यह लिंक हो सकती है यह विशेषता, ध्यान रखेंगे। कारण है कि आपसे ज्यादातर प्रश्न जो होता है, जिस तरीके से 69th पूछा है, अगर उसका कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो नहीं समझ में आएगा। मैं पहले वाले अधिनियम की बात कर लेता हूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ऐसे तो और भी अधिनियम हो सकते हैं, लेकिन एक मोटा मोटी जो मुझे एक और अधिनियम जो है, अगर समय मिलेगा तो उस पर चर्चा करूंगा। एक क्लास में तो संभव नहीं है इस तरीके का समाप्त होना, क्लियर। एक और अधिनियम जो है वो व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा अधिनियम से है। व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा अधिनियम से है, क्लियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा अधिनियम। तो ये चार पांच जो टॉपिक आप देख रहे हैं, इस पांचों चारों टॉपिक को एक बार हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। अगर मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, सबसे पहले मैं फिर वही स्थिति में जा रहा हूं जैसे मैं क्लास में लेता हूं, क्लास पढ़ाता हूं, कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम है क्या, आपको क्लियरिटी समझ में आएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम है क्या? यह अधिनियम राजनैतिक रूप से लैंगिक समानता को स्थापित करने का एक प्रयत्न है, एक प्रयास है। लैंगिक समानता, संविधान जो कहता है, संविधान समानता का अधिकार प्रदान करता है, और समानता के अधिकार के तहत किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अनुच्छेद 15(3) कहता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य का कहने का मतलब है केंद्र भी और प्रदेश भी, प्रदेश सरकार भी, राज्य विशेष सुविधा प्रदान करेगा। लैंगिक समानता एक सांस्कृतिक अवधारणा है, नथिंग ए बायोलॉजिकल अवधारणा है। सांस्कृतिक और बायोलॉजिकल अवधारणा में अंतर है। बायोलॉजिकल अवधारणा उसको बोलते हैं लैंगिक बायोलॉजिकल अवधारणा उसको बोलते हैं जो लिंगानुपात की बात करता है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, जिसको आप लिंगानुपात कहते हैं, यह एक बायोलॉजिकल धारणा है। लेकिन सांस्कृतिक धारणा उसको कहते हैं कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को समान अधिकार मिलना। जितना पुरुषों को अधिकार होगा
उतना ही महिलाओं को अधिकार होगा। इसी सांस्कृतिक अवधारणा को बढ़ाने के लिए लैंगिक समानता पर जोर दिया गया है। यही कारण है कि लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जो पूर्व में नाम था महिला आरक्षण विधेयक, का नाम बदलते हुए नारी शक्ति बंधन अधिनियम किया गया, जिसका उद्देश्य है पुरुषों के अनुसार पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार देना। 2011 की जनगणना को अगर आप पढ़ेंगे तब पूरे जनगणना में 48% महिलाओं की भूमिका है और 52% जो है वह है जो पुरुषों की संख्या है, यानी कि आधी आबादी महिलाओं की है। और जिस देश की आधी आबादी महिलाओं की होगी और अगर वो आबादी पिछड़ी हुई होगी तो संभव नहीं है देश का विकास होना। इसीलिए राजनैतिक रूप से महिलाओं को सशक्त करने के लिए, नथिंग आर्थिक, नारी शक्ति बंधन अधिनियम राजनैतिक समानता को बढ़ाने के लिए किया गया है। समानता के 3 रूप होते हैं, ऐसे 4 रूप होते हैं: सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनैतिक समानता और विधिक समानता। राजनैतिक समानता को बढ़ाने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाया गया है। इसके तहत निम्न सदन में, निम्न सदन का मतलब है लोकसभा में या विधानसभा में, लोकसभा में अथवा विधानसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी, अर्थात महिला प्रत्याशियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अगर वर्तमान परिदृश्य देख लिया जाए संसद की, तब पूरे संसद में 10% से भी कम हिस्सेदारी है महिलाओं की, 10% से भी कम हिस्सेदारी। और अगर मैं एक अनुमान देखूं तब पूरे लोकसभा में वर्तमान में महिलाओं की संख्या 543 में से मात्र 82 है, मात्र 82 है, जो असमानता की स्थिति को बतलाता है। लगभग 15% से नीचे, जबकि वैश्विक परिदृश्य महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी 24% के आसपास है और भारत में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 15 पर पूरी हिस्सेदारी, मैं अकॉर्डिंग टू लोकसभा मात्र 15%, ऐसे दोनों सदन को मिलाकर के मात्र 10% है। अगर मैं इसे मान के चलूं तो एक बड़ी खाई दिखाई देती है। इसी असमानता को दूर करने के लिए कम से कम 33% की सीमा एक तय कर दी गई। हालांकि यह भी सीमा कम नजर आती है, फिर भी एक प्रयास है नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत कि कम से कम 33% महिलाओं की हिस्सेदारी निम्न सदन में होगी। और अगर मैं वर्तमान परिदृश्य पर बात करूं तो इसे 82 से संख्या बढ़कर के 181 हो जाएगी, 181 महिलाओं की संख्या हो जाएगी। यही कारण है कि महिला सशक्तिकरण को, राजनैतिक रूप से महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा नारी शक्ति बंधन अधिनियम पेश किया गया। ये आज का प्रयास नहीं था बंधु। एक्चुअली जब पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा साहब थे तो 1996 में ही प्रथम प्रयास किया गया था। 1996 में ही पहला प्रयास किया गया था नारी शक्ति बंधन अधिनियम, उस समय नाम नहीं था, महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने के लिए। हालांकि विरोध के कारण इसे पेश नहीं किया जा सका। दूसरा प्रयास, इसका प्रयास हुआ 1998 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो लोकसभा तो इसे पारित कर दिया था, राज्यसभा इसे पारित नहीं कर सका। हम लोग जानते हैं कि जब निम्न सदन किसी विधेयक को पारित कर देता है और उच्च सदन में कोई विधेयक जाता है और इस बीच निम्न सदन विघटित हो जाता है, तो पारित विधेयक भी
लोकसभा द्वारा पारित विधेयक समाप्त हो जाता है। ये 2 बार हो चुका था कि दोनों बार लोकसभा ने विधेयक पारित किया और दोनों बार विधेयक है जो राज्यसभा में जाने के पहले ही समाप्त हो गया। यानी कि क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि लोकसभा का विघटन हो गया। दूसरा 2008 में हुआ, तीसरी बार, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी ऐसा हो चुका था तो सरकार ने इसके साथ क्या किया, तो कहा कि राज्यसभा से हम पारित करा देंगे। राज्यसभा से इस विधेयक को पारित कराया गया। और जब राज्यसभा से कोई विधेयक पारित होता है और पारित विधेयक यदि उस समय राज्यसभा से पारित होने के बाद कोई विधेयक लोकसभा में जाता है और इस बीच लोकसभा विघटित भी हो जाती है तो उस विधेयक पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि 2008 में यह विधेयक ऑलरेडी पारित था। हालांकि प्रयास लोकसभा से भी हुआ, नहीं हो पाया। बाद में वर्तमान में सरकार ने लोकसभा से भी और राज्यसभा से, राज्यसभा में सर्वसम्मति के माध्यम से और लोकसभा में मात्र 2 सांसदों के विरोध के बावजूद 454 के संख्या के आधार पर इस विधेयक को पारित करा दिया है। इसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब, क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह पारित हो गया है, इसलिए अब यह कानून बन गया है। बात तो तय है, ठीक है ना, कि इससे लोकसभा में अर्थात निम्न सदन में भी इससे महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जिससे महिलाएं भी अब राजनीतिक रूप से सशक्त होगी। कई दलों ने इसका विरोध किया है। इसका 2 इंपैक्ट है बंधु। प्रभाव अगर इसको देखा जाए तो 2 प्रभाव नजर आता है, एक सकारात्मक प्रभाव और एक नकारात्मक प्रभाव। का मतलब मेरा कहना है कि इसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं इस शक्ति बंधन अधिनियम के तहत स्थापित करने के लिए। सकारात्मक प्रभाव से सबसे बड़ा इंपैक्ट ये होगा, 2015 में पेरिस समझौते के तहत, ध्यान रखिएगा, 2012 में जब COP20 सम्मेलन हुआ, तो COP20 सम्मेलन के दौरान SDG की अवधारणा आई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अवधारणा आई थी। और 2015 में पेरिस समझौता से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लागू किया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का 5वां आयाम जेंडर इक्वेलिटी पर बात करता है। जेंडर इक्वेलिटी पर बात करता है। जेंडर इक्वेलिटी का मतलब है कि राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से समानता देना, अर्थात लैंगिक समानता की बात करता है। अगर वैश्विक लैंगिक सूचकांक को देखेंगे तो भारत का स्थान वर्तमान में लगभग 135वां है, 135वां स्थान। और लैंगिक अनुपात जो होता है वह 4 इंडिकेटर्स में बनता है। उस 4 इंडिकेटर्स में एक इंडिकेटर्स जो है वह पॉलिटिकली है। उसमें सुधार करने के लिए, इसी पॉलिटिकली इंडिकेटर्स में सुधार करने के लिए, अर्थात वैश्विक लैंगिक अंतराल में सुधार करने के लिए और जेंडर इक्वालिटी को स्थापित करने के लिए, SDG के 5वें आयाम में सुधार करने के लिए ही नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लाया गया है। इससे SDG के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। पहला बात तो यह होगा जो 5वां आयाम है। दूसरा इसका इंपैक्ट यह होगा इसके तहत कि इस समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो आधी आबादी पिछड़ी हुई थी, इस आधी आबादी को भी मुख्य धारा में लाने में सहायता मिल जाएगी। इसलिए समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा और महिला आत्मनिर्भर हो जाएगी। क्लियर? इससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। और जब आधी आबादी बढ़ेगी बंधु, उसको बढ़ावा मिलेगा, इससे डेमोक्रेसी ऑलरेडी मजबूत होगा। यही कारण है
कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर के यह कहा गया कि इससे महिलाएं राजनैतिक रूप से जागृत होगी और उनको बढ़ावा मिलेगा। क्या महिलाओं के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए कि केंद्र का ही उपाय है क्या? बिहार सरकार ने भी बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत, ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार ने भी बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए 50% पंचायती व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन में पंचायत 50% की हिस्सेदारी दी, जिसके तहत महिलाओं को स्थानीय स्वशासन में भूमिका बढ़ाई जा सके। तो बिहार सरकार द्वारा भी महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है स्थानीय स्वशासन में। लेकिन वह स्थानीय स्वशासन तक था, यहां पर निम्न सदन शामिल हो जाएगा। इससे उच्च स्तर पर महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी। लेकिन क्या महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो प्रयास है, क्या यह प्रयास विपक्ष के द्वारा इस पर भी आरोप लगे? विपक्ष का कहना है कि इससे एक ये होगा कि ऊपरी तबका ही लाभ ले जाएगा, यानी कि जो महिला सशक्तिकरण का जो ऊपर वाला जो स्तर है, जो समृद्ध स्तर है, वही लाभ ले जाएगा, वो निचला स्तर लाभ ही नहीं लेगा। इसीलिए विपक्ष ने कोटे में कोटे की अवधारणा रखी, कोटे में कोटे की मांग की। कोटे में कोटे का मांग का मतलब होता है कि जो आपने 33% आरक्षण की सीमा तय की है, इसी आरक्षण की सीमा में आप जो है पिछड़े वर्गों के महिलाओं को, अनुसूचित जाति के महिलाओं को, अनुसूचित जनजाति के महिलाओं को रखा जाए। इससे उस वर्ग को भी आप मुख्य धारा में लाएंगे। तो विपक्ष की मांग गलत भी मुझे लगता है कि दिखाई नहीं देती है। तो विपक्ष ने जो कहा कि इससे पिछड़े वर्गों को भी समाहित किया जाए, पिछड़े वर्गों का मतलब मेरा वो है अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को भी समाहित करने पर बात करती है। इसीलिए न इसमें चुनौतियां हैं। दूसरी चुनौती है, क्या पुरुष प्रधान समाज क्या इस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए तैयार होगा? राजनीतिक रूप से महिला प्रत्याशियों को खोजना और उसके प्रचार में भूमिका निभाना क्या एक बड़ी चुनौती नहीं होगी? और क्योंकि यह व्यवस्था वर्तमान समय से लागू नहीं हो सकती है, यह व्यवस्था 2029 से ही लागू होगा, परिसीमन के बाद ही लागू हो सकता है, क्योंकि 2026 में परिसीमन होना है। इसलिए भी विपक्ष का कहना है कि यह व्यवस्था वर्तमान से ही लागू होना चाहिए। नैतिक आधार तो यह कहता है, संवैधानिक आधार तो 2029 है, नैतिक आधार यह कहता है कि देखिए जी, अब चुनाव शुरू हो गया है, आप यहां से महिला प्रत्याशियों को चुनिए और महिला उम्मीदवारों को खड़ा कीजिए। यानी कि राजनीतिक दल यदि महिला उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं, इससे भी महिला सशक्तिकरण को राजनीतिक रूप से सशक्त किया जा सकता है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछेगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से क्या तात्पर्य है, और ऑप्शन में दे देगा, एक ऑप्शन में देखिए 2 प्रकार के ऑप्शन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। पहला तो ऑप्शन आ सकता है कूट वाला ऑप्शन, पहला 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से कूट वाला दे देगा, तो आपके समक्ष प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। और चौथा एक ऑप्शन, दूसरा एक ऑप्शन आएगा कि डायरेक्टली ये दे देगा। लेकिन इसमें भी एक विवाद है। आजकल प्रश्न में चौथा जो ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन, बड़ा विवादास्पद है। इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, या इसमें कोई ऑप्शन दे देगा। इसलिए बड़ी चुनौती रहेगी आपका कॉन्सेप्ट। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला पॉइंट होता है कि यह अधिनियम निम्न सदन में, सिर्फ निम्न सदन में महिला उम्मीदवारों की संख्या, महिला प्रत्याशियों की संख्या को बढ़ाता है।
इसके माध्यम से लोकसभा में 180 सीट की संख्या हो जाए, महिलाओं की संख्या 180 हो जाए। यह एसडीजी के चौथे आयाम को स्थापित करता है, फोर्थ आयाम को स्थापित करता है। क्लियर? इसके माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है। अब ऑप्शन में डाल देगा 1 2 3 4, ऑप्शन में डाल देगा 1 और 2, ऑप्शन में डाल देगा 1 और 4, ऑप्शन में डाल देगा 2 और 3। अब समझिए बंधु, तो यहां पर सिर्फ निम्न सदन की बात करता है, ये तो क्लियर है, इसमें कहीं कोई उच्च सदन की बात ही नहीं करता है। 180 नहीं है, 181 है। एसडीजी का चौथा आयाम नहीं है, पांचवा आयाम है, और यह लैंगिक समानता की बात करता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, लिंक नहीं करेंगे, तो संभव नहीं है कि बनेगा। तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम किस रूप में है, अब समझ में आ गया। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, यह क्लियर हो गया नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर के। तो लिखाने की आवश्यकता है, संभव आप अब तो लिख सकते, इतना तो पॉइंट क्लियर हो गया है। तो अगर आप जो है, तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तो पीटी में किस रूप में प्रश्न पूछा जाएगा, अगर इसी प्रश्न को मेंस के रूप में पूछ दिया जाए तो कैसे पूछा जाएगा, ये तो पीटी का प्रश्न है। अगर इसी प्रश्न को मेंस के रूप में पूछ दिया जाए तो कैसे पूछा जाए, तो मेंस का क्वेश्चन लिख ले नारी शक्ति बंधन अधिनियम से। नहीं, कई सारे पॉइंट हो सकते। चुनौती में यह है कि पुरुष, एक तो पुरुष प्रधान व्यवस्था हो जाएगा, 100 पुरुष प्रधान व्यवस्था हो जाएगा। दूसरा है महिला प्रत्याशियों, क्या इससे ऊपरी तबका ही लाभ नहीं ले जाएगा, ऊपरी तबका ही लाभ नहीं ले जाएगा। क्या महिलाएं इतनी रूप से शिक्षित है कि वह मुख्य धारा में समाहित हो सकती है? क्योंकि भारत में अगर शिक्षा के स्तर को देखा जाए, तो बिहार का ही मैं एक उदाहरण दूं, तो 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की शिक्षा साक्षरता दर मात्र 51%, मात्र 51%, और वही पुरुष साक्षरता दर अधिक है। तो क्या उस रूप में महिलाओं के समक्ष चुनौती नहीं आ जाएगी? क्या राजनीतिक दल इसके लिए बहुत तैयार है? इसीलिए ये 3-4 पॉइंट इसमें चुनौतियों में बन सकते हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाए तो कैसे, मेंस के रूप में कैसे बनेगा, और पीटी का तो प्रश्न मैंने अभी बताया किस रूप में बन सकता है। क्लियर? तो मेंस का कैसे लिखे, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं को बताते हुए बताएं कि यह किस प्रकार लैंगिक समानता को स्थापित करने में सहायक हो सकता है। बताएं कि किस प्रकार लैंगिक समानता को स्थापित करने में सहायक हो सकता है। नहीं हो जाएगी? अच्छा, महिला सशक्तिकरण, अच्छा एसडीजी के विभिन्न आयाम, तो पांचवा आयाम आपका क्लियर हो गया कि जेंडर इक्वालिटी क्या कहता है। अगर यही कहे, प्रश्न को डाल दिया, जैसा एक प्रश्न 68 में पूछा भी गया था कि एसडीजी का 16वां आयाम पूछ लिया था, क्या इसी प्रश्न को ऐसे नहीं पूछ सकता है कि एसडीजी के 5वें आयाम से क्या तात्पर्य है, इसको बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में कौन से कार्य किए गए, कौन से प्रयास किए गए हैं, चर्चा करें। तो अगर 5वां आयाम क्लियर नहीं रहेगा तो नहीं लिखा पाएगा। अगला लिखिए प्रश्न, एसडीजी के 5वें आयाम को स्थापित करने हेतु, एसडीजी के 5वें आयाम को स्थापित करने हेतु
सरकार द्वारा कौन से प्रयास किए गए हैं? बिहार के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रस्तुत करें। बिहार के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रस्तुत करें। तो देखिए, तो पीटी का भी क्वेश्चन आसानी से बन रहा है। नहीं, अगर यही कह देगा कि अभी 135 क्या बोलते हैं इसको, लैंगिक सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो नहीं बन गया 135वां। तो भारत के यदि नारी शक्ति बंधन के संबंध में यदि प्रश्न आएगा बंधु, तो पीटी भी कवर हो जाएगा और मेंस भी कवर हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि दोनों एक साथ चलता है, अलग से नहीं पढ़ा जाता। तो आप करेंगे ना इंक्लूड। अब जैसे बिहार का तो राजनीतिक, एसडीजी का मतलब क्या है, जेंडर इक्वलिटी। तो जेंडर इक्वलिटी किस रूप में दिखाई देगा? तो जेंडर इक्वलिटी सिर्फ राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक एक प्रयास है, सिर्फ राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक एक प्रयास है। उसमें आर्थिक भी आएगा, उसमें सामाजिक भी आएगा, जेंडर इक्वलिटी को स्थापित करने के लिए। उसमें पॉलिटिकली भी आएगा। पॉलिटिकली एक प्रयास है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जेंडर इक्वलिटी को। तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम यानी जेंडर पॉलिटिकली रूप से महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाया गया। और बिहार राज्य द्वारा पंचायती व्यवस्था में 50% की सुधार की गई। लेकिन आप 35% की आरक्षण जो नौकरी में, वो आर्थिक सशक्तिकरण है। जीविका कार्यक्रम आर्थिक सशक्तिकरण है। दीदी लखपति योजना आर्थिक सशक्तिकरण है, वो भी जेंडर इक्वलिटी को बढ़ाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन आर्थिक सशक्तिकरण। महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन सुरक्षा प्रदान करना आर्थिक, ये उसके सामाजिक सशक्तिकरण। नहीं, शिक्षा में उसको बढ़ावा देना, ये सामाजिक सशक्तिकरण है। मात्र वंदना योजना को लाना सामाजिक सशक्तिकरण है। इसीलिए यह एक प्रयास है आर्थिक, ये राजनीतिक सशक्तिकरण। इसलिए आप समझिएगा इस रूप में कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या कहता है। पहला प्रयास हो गया क्लियर। तो यानी कि संसद द्वारा बनाए गए कानून जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम की बात करता है, वो क्लियर हो गया। अगर इससे प्रश्न आएगा तो मुझे लगता है कि अब बन जाना चाहिए। समझ में आ गया जेंडर इक्वलिटी। संविधान क्या कहता है? तो अनुच्छेद मैंने 15(3) कहा। अनुच्छेद आपका ये किया, देखिएगा डीपीएसपी का पार्ट आपने कहा, तो डीपीएसपी क्या कहता है और पार्ट 15(3) क्या कहता है, वो सारी बातें मैंने कहा। इसके बाद आता है राजकोषीय प्रबंधन को लेकर। एक्चुअली है क्या ये राजकोषीय प्रबंधन? राज्य को विकास करने के लिए कर्ज लेने का भी अधिकार है, लेकिन कर्ज कितना लिया जाए इस पर एक विवाद है। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार द्वारा 2003 में राजकोषीय प्रबंधन एवं बजट उत्तरदायित्व अधिनियम पारित किया गया था 2003 में, जिसको FRBM कहते हैं। FRBM कहते हैं, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 कहते हैं। इस 2003 वाले एक्ट में ध्यान रखिएगा, 2003 वाले एक्ट में राजकोषीय प्रबंधन को लेकर के बात कही गई है। राजकोषीय प्रबंधन को लेकर के बात कही गई कि राजकोषीय घाटा को कम से कम किया जा सके, कम से कम राजकोषीय घाटा किया जा सके। इस राजकोषीय घाटा वित्त आयोग ने 15वें वित्त आयोग ने कहा है कि जल्द से जल्द राजकोषीय घाटा को नियंत्रण करें। और इस राजकोषीय घाटा के तहत केंद्र को कहा गया कि आप अपना राजकोषीय घाटा 4.5% से नीचे लेकर गया, और राज्य को भी कहा गया कि अपना राजकोषीय घाटा 4% से नीचे लेकर गया। बिहार का राजकोषीय घाटा लगभग 3.8 या 3.7 है, इसे 3.7 है, यानी कि वो 4% से कम है। जब आप
व्यय ज्यादा हो जाएगा, आय कम हो जाएगा, तो राजकोषीय घाटा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। यही कारण है कि इस राज्य को भी इस घाटे विकास करने के लिए पैसा चाहिए। तो राज्य पैसा कर्ज लेता है, तो ज्यादा कर्ज लेगा, खर्च ज्यादा बढ़ा देगा बंधु। तो ज्यादा खर्च बढ़ा देगा तो घाटा बढ़ न जाएगा। जैसे पंजाब का राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा हो गया है कि वो अपने कर्मचारियों के लिए पैसा तक नहीं दे पा रहा है। बिहार का राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है। वित्त आयोग के अगर इंडिकेटर्स को देखें, करों के आवंटन को देखें वित्त आयोग का, तो वित्त आयोग के करों के आवंटन में एक इंडिकेटर्स जो है वो राजकोषीय प्रबंधन भी है। बिहार को इसका लाभ ज्यादा नहीं मिल पाता है राजकोषीय प्रबंधन का, क्योंकि इसने बहुत अच्छा कर रखा है, लेकिन जिसके पास राजकोषीय घाटा उसको ज्यादा लाभ मिल जाता है। इस स्थिति में केरल ने कर्ज लेने की सीमा को बढ़ा दिया। तो मजबूरी बस केंद्र सरकार को इस पर रोक लगाना पड़ा और कहा कि राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा तो इससे हमारी आर्थिक असंतुलन क्रिएट हो जाएगी। केरल इसके प्रति खफा हुआ और केरल ने अनुच्छेद 131 का प्रयोग करते हुए, अनुच्छेद 131 कहता है कि केंद्र और राज्य के बीच किसी प्रकार का विवाद हो तो वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 131 का प्रयोग करते हुए केरल जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि आर्थिक विकास ज्यादा आर्थिक विकास अच्छी स्थिति में है, इससे राज्य को राजकोषीय प्रबंधन पर नियंत्रण लगाना चाहिए। यही कारण है कि राजकोषीय प्रबंधन को लेकर के, यानी राजकोषीय संघवाद को लेकर के एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है। तो अनुच्छेद 131 केंद्र राज्य विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में राज्य को जाने का अधिकार देता है, केंद्र को भी जाने का अधिकार देता है। लेकिन FRBM जो राजकोषीय नियंत्रण की बात करता है, प्रबंधन की बात करता है, जिसे वित्त आयोग ने भी राजकोषीय घाटा को नियंत्रण करने की बात कही, इसलिए भी यह टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट बना हुआ है। अगर आपसे इस संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजकोषीय संघवाद से क्या तात्पर्य है, पीटी में प्रश्न दे देगा कि राजकोषीय संघवाद से तात्पर्य है, और ऑप्शन में डाल देगा इसी प्रकार का ऑप्शन में डाल देगा, कूट वाला ऑप्शन में अनुच्छेद 131 केंद्र राज्य विवाद से संबंधित है। पहला पॉइंट, वित्त आयोग करों के बंटवारा, वित्त आयोग करों का बंटवारा करता है। दूसरा पॉइंट, वित्त आयोग के अनुसार राजकोषीय घाटा, केंद्र की राजकोषीय घाटा को 4.5% से नीचे लाना। डाटा आपके पास कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। जैसे डाटा आपके पास आएगा तो अब मैं क्या करूं, 4.5% से नीचे लाना है। बिहार का राजकोषीय घाटा 4% के बराबर, 4% के आसपास है। अब ऑप्शन में दे देगा 1 2 3 4। सत्य अगर पूछ लिया तो सत्य खोजेंगे, असत्य पूछ लिया तो असत्य खोजेंगे। अगर सत्य पूछ लिया तो ये सत्य है, ये सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है, नीचे लाना है नहीं, टारगेट है, ये सत्य नहीं है। अगर असत्य पूछ लिया तो असत्य ढूंढेंगे। आसपास नहीं है उससे नीचे, लगभग है, आसपास नहीं है उससे नीचे। 3.7 एग्जैक्ट, अगर ये तो बीपीएससी बोर्ड पर फिर डिपेंड करेगा। तो 4 है वर्तमान में कितना, 3.7 ना है, तो 3.7 को ना मानेंगे। नीचे लाना है,
यह कहता है कि राजकोषीय घाटा 4.5% नीचे लाना है, तो ये तो कह रहा है ना सही, तो तीनों सत्य हो जाएगा, चौथा असत्य हो जाएगा। क्लियर? इसलिए डाटा, अब यहां पर डाटा का खेल हो जाएगा। राजकोषीय घाटा चर्चा में था, इसलिए हमें यह टॉपिक उल्लेख करना पड़ा। अब क्लियर हो गया? यानी कि दो टॉपिक अगर इससे बनेगा तो इससे, तो यह प्रश्न राजकोषीय संघवाद से भी जुड़ा हुआ है, यह प्रश्न, और यह प्रश्न पीटी से भी। तो राजकोषीय संघवाद से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा? तो कह देगा राजकोषीय संघवाद से क्या तात्पर्य, हालिया घटनाक्रम के आधार पर इस पर टिप्पणी लिखे। शॉर्ट नोट्स में तो बन सकता है। तो हालिया घटनाक्रम केरल वाला विवाद है, लिख लीजिए क्वेश्चन। राजकोषीय संघवाद से क्या तात्पर्य है, ऑनलाइन वाले भी क्वेश्चंस लिख लेंगे। वर्षा सिंह, अंजलि कुमार मेहसी। हाँ, क्लासेस से तो नहीं ना कोई करता है जी, कोई क्लासों से करते रहता बैठा बैठा, है ना? लिखे कोई कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस होता है, एक क्लास से भी करता रहता है। क्लियर? लिखे राजकोषीय संघवाद से क्या तात्पर्य है, राजकोषीय संघवाद से क्या तात्पर्य, हालिया घटनाक्रमों के आधार पर टिप्पणी लिखे। क्लियर? समझ में आ गया? हालिया घटनाक्रमों के आधार पर, तो वही तो कहे करों के आवंटन ही है राजकोषीय संघवाद का मतलब, कि करों के आवंटन। तो करों के आवंटन तो जीएसटी के मामले में करों का आवंटन नहीं होता है, वित्त आयोग द्वारा करों का आवंटन नहीं किया जाता है। तो यही करों का आवंटन, जिसको कहते हैं वित्तीय संबंध खराब होना। वित्तीय संबंध जब खराब होता है, यानी कि करों का आवंटन सही से नहीं होता है, तो केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध खराब हो जाते हैं। ठीक है? तो इसको कहते हैं राजकोषीय संघवाद को नुकसान हो रहा है। क्लियर? समझ में आ गया? इसीलिए आप समझिएगा, तो इस आधार पर तो राज्यों के विकास के लिए अगर कहेगा, अगर वही कह देगा FRBM राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए हालिया घटनाक्रम के आधार पर बताएं कि किस रूप में इसे लागू किया गया है, चर्चा करें। तो आपसे स्पेशल FRBM भी पूछ सकता है प्रश्न को, इसलिए इस पर भी ध्यान रखिएगा। तो दोनों में अंतर है बंधु, तीन बातें हैं। अगर विश्लेषण का, तो उस टॉपिक को उठाइए और उसके बारे में डिस्क्राइब कर लीजिए। आलोचनात्मक का मतलब था पक्ष लिखिए, क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए, पक्ष लिखिए और विपक्ष लीजिए। उल्लेख का मतलब उसके बारे में चर्चा करना, विस्तार पूर्वक उस टॉपिक का चर्चा करना, जो लिखा गया है उस टॉपिक का चर्चा करना, उल्लेख करना। तो अलग अलग जो पुछल्ला शब्द जो होता है ना, उस पर ध्यान रखने। क्रिटिकल एनालिसिस बोल रहा है, समीक्षा बोल रहा है, विश्लेषण बोल रहा है, ये अलग, ये ध्यान रखने वाली बात है। प्रश्न कह क्या रहा है, इसी आधार पर चला जाएगा। यहां पर तीसरी बातें हैं आनंद विवाह अधिनियम। आनंद विवाह अधिनियम जो है सिखों से संबंधित है। इसका मतलब होता है कि खुशी की ओर जाना, खुशी प्राप्त करना। आनंद विवाह अधिनियम एक्चुअली 1909 अधिनियम के द्वारा लाया गया था, लेकिन यह अधिनियम वह समय लागू नहीं हो पाया, तो पहली बार इसमें संशोधन 2012 में किया गया था। आनंद विवाह अधिनियम एक्चुअली था क्या, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी विवाह है, सभी विवाहों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए। तो इस व्यवस्था में नहीं था, इसलिए सब पंजीकरण करने के लिए हाल ही में संशोधन किया गया है संसद के माध्यम से। तो जो संशोधन किया गया उसका नाम है आनंद विवाह अधिनियम।
जो पहला संशोधन 2012 में हुआ था, यह सिखों से संबंधित है। इसको जो शुरू करने वाले थे गुरु अंगद, इस विवाह अधि व्यवस्था को शुरू करने वाले थे गुरु अंगद। तो सिखों में विवाहिक जो आनंद विवाह, ये सिखों से संबंधित है, जिसके संबंध में पहली बार 1909 में लाया गया था, बाद में 2012 में संशोधन हुआ और फिर वर्तमान में हुआ। इसके तहत जितने भी शादियां हैं उसका पंजीकरण को बढ़ावा देना है। अब सारे का जितने भी शादियां हैं उसका पंजीकरण। हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक नया कानून बनाया गया है और उस कानून के तहत जन्म और मरण यानी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र का भी रजिस्ट्रेशन पंजीकरण पर जोर दिया गया है और उसको ऑनलाइन किया गया है। उसकी भी चर्चा हम करेंगे आगे चल करके कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो आनंद विवाह अधिनियम सिखों से संबंधित है, जिसका अर्थ है खुशी की ओर जाना। इसके तहत पंजीकरण व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। क्लियर? तो यह जरूर ध्यान रखिएगा। आनंद विवाह अधिनियम, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम नहीं, ये ड्रेस कोड नहीं है इसमें। देखिए, प्रत्येक का यूसीसी समान सिविल संहिता भारत में लागू अभी नहीं है, लेकिन कहता है कि समान सिविल संहिता लागू। विवाह को इसमें शामिल किया गया है। विवाह जो है संवर्ती सूची का विषय है। विवाह, शिक्षा, वन संवर्ती सूची का विषय है। इस पर केंद्र द्वारा कानून बनाया गया है, यानी केंद्र भी संवर्ती सूची पर कानून बना सकता है। संवर्ती सूची के विषय होने के कारण इस पर कानून बनाया गया। ध्यान रखिएगा, 7वीं अनुसूची जो है, 7वीं अनुसूची संसद को अधिकार देता है, संसद को अधिकार देता है कि वह संघ सूची पर, संवर्ती सूची पर, अवशिष्ट सूची पर कानून बना सकता है। साथ ही आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 352, 360 के तहत पूरे भारत के लिए राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है। परंतु एक और व्यवस्था है कि यदि वह कानून राज्य सूची के तहत जो निर्मित कानून है, विषय है, यदि यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध को खराब कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, तब भी संसद को अधिकार है उस पर कानून बनाने का। अर्थात राज्य कानून का निर्माण कर, राज्य सूची पर भी संसद कानून का निर्माण कर सकता है, यह भी तय है। लेकिन उसके साथ साथ कंडीशंस अप्लाई है कि अनुच्छेद 352 के तहत, 360 के तहत, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ध्यान में रखते। इसी संवर्ती सूची का विषय है बंधु विवाह, शिक्षा, वन, ये सभी संवर्ती सूची का विषय है। इसी कारण इस पर कानून निर्मित किया गया है और इस पर दोनों कानून बना सकता है। विवाद होने पर केंद्र का फैसला यानी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी हो जाएगा। क्लियर? तो आनंद विवाह अधिनियम जो है वह इससे जुड़ा हुआ है। कहेगा किस धर्म से, किस पंथ से जुड़ा हुआ है, तो सिख पंथ से जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो हाल ही में दूसरा है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग मैंने कहा, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग का मतलब मैं कह रहा हूं जम्मू कश्मीर वाली स्थिति, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आयोग अभी चर्चा में है। जम्मू कश्मीर एक्चुअली अनुच्छेद 370, ध्यान रखिएगा, संविधान का भाग राज्य संबंधी जो प्रावधान करता है, राज्य संबंधी जो प्रावधान करता है, वह संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 तक में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 3 कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि राज्य जो है, ध्यान रखिएगा, 3 कहता है, लाइट चली गई, लीजिए, बड़ा इशू है।
रिकॉर्डिंग हो सकती है क्या? रिकॉर्डिंग भी नहीं हो सकती। लटका। और क्या कीजिएगा? और क्या कीजिएगा?